हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सभी लोग? ऑल गुड? सो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे जनरल एप्टीट्यूड से फॉर द गेट 2026। यस, ये आपके क्वेश्चंस। आप गेट में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप एक्सेल के लिए अपियर कर रहे हो, बीटी है आपका, ईवाई है, यस, किसी में भी आपको एज ए एप्टीट्यूड आपको काम में आने वाला है। सो दिस इज अगेन अ रीसेंट पीवाईक्यू स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए, ट्राई कीजिए कि साथ साथ में आप लोग आंसर निकाल सकें। कहीं डाउट है तो जस्ट सी कि हम किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर भी यदि डाउट आता है बच्चों, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, चैट बॉक्स जो है आपका। तो व्हेन आई विल चेक इट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट ऑल्सो, ठीक है। सेशन की लिंक शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर देना, एंड यस, डू सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, राइट। तो कम ऑन स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास देखो। जनरल इंग्लिश का जो हम कहते हैं, इस तरह का ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ एरो डिनोट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, then the meaning of word walk, jog, sprint is analogous to bothered, dash, daunted. Which one of the given option is appropriate to the fill in the blanks? हमको दिया है phased, phrased, phased, fused. देखो क्या कहा है कि इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, जैसे वॉक चलना, जॉग थोड़ा फास्ट चलना, स्प्रिंट यानी बहुत फास्ट दौड़ना। तो रनिंग की इंटेंसिटी बढ़ रही है ना। सिमिलरली उसी के जैसे एनालॉगस में उन्होंने दिया है बॉथर्ड, और लास्ट में डॉन्टेड। तो बॉथर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरह से कि आई एम बॉथर्ड अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के लिए वरीड होना, है ना। डिस्कम्फर्ट जो हमको दिलवाता है, अ लिटिल अबाउट, बहुत ज्यादा नहीं, बट यस, लिटिल डिस्कम्फर्ट, वी कैन से लिटिल बिट वरीड। और डॉन्टेड जो हो गया, डॉन्टेड यानी एकदम से स्केर्ड। हम बोलते हैं ना डॉन्टेड, कोई बहुत भूतिया बंगला है तो डॉन्टेड, राइट। तो जहाँ पे डर, बहुत ज्यादा डर, स्केरिंग वाला जो केस हो जाता है, इजंट इट, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है फॉर अ नेगेटिव, वी कैन से। तो बॉदर्ड क्या है? बॉदर्ड हम बोल रहे हैं कि एक तरह से थोड़ा सा आपको बता रहा है कि ये वरीड है। और डॉन्टेड में एकदम बहुत ज्यादा फ्राइटेंड है, तो उसके बीच का हमको लेना है, इजंट इट। तो यहाँ पर आपको जो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से फ्रेज्ड तो आप डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हो। फ्रेज्ड यानी हम कहते हैं कि किसी चीज को एक्सप्रेस करना, दैट इज फ्रेज्ड। फ्यूज को भी आप क्रॉस कर सकते हो, दो चीज को साथ में ज्वाइन करना, और तो उसको हम बोलेंगे फ्यूज्ड हो गया। अब यहाँ पर आता है फेज्ड और फेज्ड, राइट। PHASED फेज का मतलब होता है अगेन बेटा कि स्टेजेस में ऑर्गेनाइज करना, ग्रेजुअली उसको एक एक स्टेज में ऑर्गेनाइज करना। और FAZED फेज्ड का होता है मतलब डिस्टर्ब होना, वरीड होना, यस, एक तरह से नर्वस होना। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सी पे जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है। FAZED फेज जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन बीइंग बॉदर्ड, बॉदर्ड से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी बता रहा है, और कम बता रहा है किससे? डॉन्टेड से, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है, टू विजार्ड ट्राई टू क्रिएट अ स्पेल यूजिंग ऑल द फोर एलिमेंट्स, water, air, fire and earth. For this they decide to mix all these elements in all possible orders. They also decide to work independently. After trying all possible combination of elements, they conclude that the spell does not work. How many attempts does each wizard make before coming to the conclusion independently? Each बोला है और independent conclusion बोला है। इन्हें दो विजार्ड काम कर रहे हैं, लेकिन एक का पूछ रहा है, एक का पूछ रहा है, ईच का बोल रहा है, ठीक है। चार एलिमेंट्स है उनके पास में, और वो बोल रहे हैं जब हम इनको मिक्स करेंगे तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, isn't it? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने है बच्चा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कहेंगे चार है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर? इट इज फोर। अब इनको फोर को मुझे क्या करना है? पॉसिबल ऑर्डर्स में लेना है। तो देखो ये दो तरह से कर सकते हैं,
एक तो सीधा सीधा जब हमको पता है तो हम इसका फैक्टोरियल ले सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो वी कैन टेक द फैक्टोरियल ऑफ 4। और जब हम इस तरह से लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ 4 तो हमको पता है कि जो जिस भी नंबर का फैक्टोरियल होता है उसमें एक एक कम करके हमको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करोगे तो 4 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो आपका आंसर आता है 24। एक तो ये चीज हो जाती है। अदरवाइज ये क्या है, इसको यदि नॉर्मल वे में समझना है कि मुझे फैक्टोरियल नहीं आया, ध्यान में आया, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हमको देखना है कि जो 4 एलिमेंट है उसमें से यदि मैं पहला एलिमेंट ले रही हूँ, पहले एलिमेंट को हमने क्या किया, उसको उसको दूसरे सारों के साथ में फिक्स किया, राइट। सेकेंड बार जब हम ले रहे हैं तो उस समय में सारे 4 के 4 रहेंगे, एम आई राइट। सेकेंड टाइम में इसमें से पहला तो ले लिया तो बच कितना रहा है, सेकेंड टाइम में 4 में से एक तो हमने यूज कर लिया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। थर्ड टाइम में 4 में से 2 यूज कर लिए, एक इधर तो 2 बचेंगे। और फोर्थ टाइम में बेटा एक ही बचेगा, तो वही चीज हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो भी आपका आंसर 24 आता है। तो आप इस तरह से समझ के करो या फिर डायरेक्टली आप इसको करो, वट आपको जो भी ठीक लगता है यू कैन डू। हाँ, तो 24 आया तो आपका आंसर यहाँ पर ए आएगा। 48 में भी कुछ बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि 48 यदि हम देखें तो दोनों विजार्ड जो है दोनों का मिला के 48 होगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने ईच विजार्ड की बात की है तो हमको एक का बताना है, तो एक का आपका 24 होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन। In an engineering college of 10,000 students, 1,500 like neither their core branch nor other branches. The number of students who like their core branches is 1/4 of the number of students who like the other branches. The number of students who like both their core and other branches 500. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक देयर कोर ब्रांचेस, अब कैसे करेंगे, देखो अगेन इसको हम लोग जैसे सेट्स का कॉम्बिनेशन करते हैं ना, उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। यदि मैं एक पूरा सेट ले लूँ यहाँ पर, राइट, इस तरह से यदि हम देखें यहाँ, और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दो हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये एक सर्कल ले लो और दूसरा हमारा यस इस तरह से, ठीक है। अब दिस इज ये पूरा जो आपका दिख रहा है बाहर का ये सेट है मेरा, दिस इज फॉर व्हाट, ये टोटल हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने का ये कॉलेज है जहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये 10,000 में दो चीज हो गई, एक कोर ब्रांच है और एक अदर होगी कोर को छोड़ के, राइट। कुछ बच्चे जो दोनों को लाइक नहीं करते, दोनों में नहीं है, नीदर कोर नॉर ब्रांच, वो कितना है 1500, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं ये दोनों कोर और अदर को छोड़ दिए तो यहाँ पर हो जाएंगे 1500, राइट। फिर बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक देयर कोर ब्रांचेस, कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स कितने हैं, 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द अदर ब्रांच। तो समझ लो अदर ब्रांच वाले x है तो कोर के कितने हो जाएंगे 1/4 ऑफ x, राइट। 1/4 ऑफ x बोल सकते हैं हम लोग कोर में। उसके बाद में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ, ये ना ओवरलैपिंग वाला केस है, कोर एंड अदर ये वाला पार्ट, ये कितने ये है 500। ये चीज हमको यहाँ पर अभी समझ में आई। अब वो क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक देयर कोर ब्रांचेस, ये बच्चे कितने हैं ये हमको बताना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया ऑल ऑफ यू। अब पहले तो मैं यहां से इसको देखूंगी कि जो स्टूडेंट्स विथ नो लाइकिंग, यानी जिसको कोई भी तरह का कोर भी नहीं ब्रांच पता और अदर ब्रांच भी नहीं पसंद है, तो वो टोटल 10,000 में से 1500 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे 8,500। तो 8,500 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आएंगे टोटल में, है ना, ये 8,500 जो कि कोर अदर्स ये आएंगे, क्योंकि ये जो 1500 है इनको कोर भी नहीं ब्रांच पसंद और अदर भी नहीं पसंद। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स,
यदि मैंने कहा कि लेट द स्टूडेंट्स लाइक अदर ब्रांच एक्स जो हमने ले लिया, तो कोर हो जाएगा 1/4 ऑफ एक्स, राइट। तो x/4, लेकिन इसमें बेटा ये वाला जो ग्रीन वाला सर्कल है, इसमें ये बच्चे भी आ रहे हैं, ये ओवरलैपिंग वाले हैं जो दोनों में रहेंगे, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे। तो यदि कोर को मुझे लेना है तो मैं इसको 1/4x, इसमें से माइनस में 500 करूंगी जो दोनों में इंक्लूड हो रहा है, राइट। उसमें मैं प्लस ओ वाला कर दूंगी, यानी x कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा टोटल ऐसे बच्चे जिनको या तो कोर ब्रांच या फिर अदर ब्रांच लाइक होती है, isn't it? तो ये कितना है, which is equals to definitely what is it, 8500। अब समझ में आया ये जो हमने लिखा था वो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/4x प्लस x इज इक्वल्स टू 8500, माइनस 500 इधर चला जाएगा, प्लस 500 हो जाएगा। तो x/4 प्लस x इज इक्वल्स टू 9000 हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। अभी क्या था, x/4 था ना, यस, x/4 प्लस x इज इक्वल्स टू 9000। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 4 इधर आ जाएगा तो x प्लस 4x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 9000। 4 प्लस 1 5x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 9000। 5x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 इधर चला जाएगा, 9000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 9 4 जा 38, ये सॉरी 9 4 जा 36। तो ये क्या हो जाएगा, 36,000 अपॉन 5 कर सकते हैं, ये 5 वाला इधर आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाती है 7200। तो ये x यानी क्या हो गए, x आ गया जो मेरा अदर था, isn't it? अब कोर का कितना है, कोर विच इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ x यानी x/4, so that is equals to 7200 अपॉन 4, डिवाइड करो कितना आएगा 1800। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से करना था, पहले तो आपको ये समझना है, उसके बाद में आपका ये इक्वेशन बनेगा बच्चों। यदि इक्वेशन बन गया तो फिर तो बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन, समझ में आया कैसे करना था। ओके, नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस वाला है ना, बहुत ही कॉमन है अगेन। इन द सीक्वेंस 6 9 14 x 30 और 41 अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। क्या दिख रहा है, देखो बहुत सारी चीजें, या तो या फिर मेरे को यहाँ स्क्वायर नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी क्यूब वाला केस नहीं दिख रहा है, इवन ऑड वाला केस नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों नंबर्स दिख रहे हैं, है ना। फिर मैं यहाँ पर देखूँ 6 7 8 फिर 9 आ रहा है, 10 11 12 13 फिर 14 आ रहा है, 2 4, फिर आप यदि 6 करोगे तो 21 आना चाहिए यहाँ पर, isn't it? नहीं 22 आना चाहिए, तो लेकिन वो भी नहीं बैठेगा। फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो 6 से 9 में आ रहा है, तो 6 प्लस 3 किया तो 9 आ रहा है। अब 9 प्लस क्या कर रहा है, 14 आ रहा है, तो 14 माइनस 9 करेंगे तो 5 आएगा, है ना। 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 5 आ रहा है, क्योंकि हम ऐसे करेंगे, इसको इससे माइनस किया तो 3 आया, इसको इससे किया तो 5 आया, तो मैं इसको 5 से ऐड करूं तो 14 आएगा, बराबर है। तो यहाँ पर इसको यदि मैं 7 से माइनस करूं तो क्या आएगा, 14 में आप 7 ऐड कर दो तो आ जाएगा 21। 21 ऑप्शन में भी दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ से इसको अब 7 है तो 9, हम ऑड्स को ले रहे हैं ना, तो 21 प्लस 9 30, ओके 30 दिया है ना, और इसको और कर दिया तो 11 हो जाएगा, 9 10 11, तो आपका 30 प्लस 11 41, तो बिल्कुल सही आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, मेरा आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 21। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑड नंबर्स को ऐड करते गए जो नंबर्स है उसमें, isn't it? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सीक्वेंस दिया है, अब ये कैसे है ना, पैसेज को हमको समझना है,
राइट। इवेंट्स को पहचानना है, कौन सा इवेंट पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो फॉर दैट आप लोगों का रीडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ वहाँ पर दी है, राइट। तो एक बार पढ़ लेते हैं सीक्वेंस क्या दिया है यहाँ पर। पहला है, this fortuitous geological event generated a colossal amount of energy and heat that resulted in the rocks rising to an average height of 4 किलोमीटर across the contact zone. this बोला यानी ये किसी की बात कर रहा है, यानी ये कहीं मिडल में आएगा, स्टार्टिंग नहीं है, isn't it? 10 अगेन 10 यानी हम लोग जनरली आखिरी में कोई भी इन्फ्लुएंस लाते हैं वहां पर यूज करते हैं। तो thus the geophysicists tend to think of Himalayas as an active geological event rather than a static. ठीक है। The natural process of cooling of this massive edifice, again this यानी किसी की बात हो रही है यहाँ पर, absorb large quantity of atmospheric carbon dioxide, altering the Earth's atmosphere and making it better suited for life. Many millennia ago, yes, बहुत साल पहले, isn't it, millions of years ago, a breakaway chunk of bedrock from Antarctica plate collided with a massive Eurasian plate. ये आपका पहला स्टेटमेंट होगा, स्टार्टिंग होगा कि वो स्टार्ट कर रहा है ना, कि क्या होगा, क्या हुआ था पहले। सो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, इंफॉर्मेशन आपकी स्टार्ट हो रही है। तो एस सबसे पहले आएगा, एस आपको यहाँ दिख रहा है तो इन दोनों को क्रॉस कर दो। अब ये क्या है कि बेडरॉक है, ब्रेकवे चंक ऑफ बेडरॉक फ्रॉम एंटार्क्टिका कोलाइड हुआ विद अ मैसिव यूरेशियन प्लेट। कोलिजन होने के कारण 10 बोल सकते हो क्या? नहीं। कोलिजन होने के कारण द नेचुरल प्रोसेस ऑफ कूलिंग आ रहा है क्या? जब बेडरॉक कोलाइड हुआ तो कूलिंग वाला यहाँ नहीं आएगा, तो आएगा दिस फॉर्चुनस जियोलॉजिकल इवेंट जनरेटेड अ कोलोसल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हीट, जिसके कारण रॉक्स बन गए 4 किलोमीटर तक की हाइट के। तो एस के बाद में पी आना चाहिए, एस के बाद में पी आना चाहिए। अभी ये जो हीट जनरेट हुई है इसको कूल करना है, नेचुरल प्रोसेस होगा कूलिंग का, isn't it? तभी वो दिस यानी किसकी बात कर रहा है? ये जो मैसिव एडिफिस हुआ था इसकी बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है। तो आर आएगा पी के बाद, और आखिरी में 10 है ना जो इन्फ्लुएंस बता रहा है वो क्यू आएगा। यदि हम ऐसे भी देखें तो एस पी आर क्यू आपको यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स। ओके, प्रॉफिट लॉस, a person sold two different items at the same price, यानी सेलिंग प्राइस दो आइटम है ए और आइटम बी पकड़ लो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है ना, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। ही मेड 10% प्रॉफिट इन वन आइटम, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है समझ लो 10%, एंड 10% लॉस इन अनदर आइटम, यहाँ पर लॉस हो रहा है 10%। In selling these two items, the person made a total of what? प्रॉफिट किया या लॉस किया, और कितना परसेंट ये पूछ रहा है। तो बस इतना ही दिया है। ऐसे केस में हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो क्योंकि सेम है तो यहाँ पर भी 100 ले लो। 100 सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट हो रहा है 10%। तो लेट कॉस्ट प्राइस को ले लेंगे अभी, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे ले सकते हैं। तो प्रॉफिट यानी क्या हो जाएगा बेटा? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है, हमको जितने में वो मिला था उसका 10%, isn't it? तो प्रॉफिट यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कितना लिया? x, तो 10% यानी 10/100 मल्टीप्लाई बाय x, इसको काट दो तो हो जाएगा वो x/10, इसको और डिवाइड करेंगे तो 0.1x हो जाता है, राइट। तो ये हो गया प्रॉफिट। अब हमको पता है प्रॉफिट का पर्सन निकालना है कि कितना हुआ। ये प्रॉफिट एक नॉर्मल x के लिए हमने, यदि हमने सेलिंग प्राइस को x लिया तो, isn't it? तो नाउ कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यदि हमने ले लिया तो हो जाता है सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस है ना जो मेरा कॉस्ट प्राइस पड़ता है और उसमें मैं प्रॉफिट को जोड़ दूं तो वहां पर मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? x है, प्रॉफिट कितना है? 0.1x है,
तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 100. सेलिंग प्राइस कितना है 100 हमने एज्यूम किया है ना, तो 1 प्लस 1 0.1 दैट इज 1.1 x इज इक्वल्स टू 100. सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 अपॉन 1.1. आप इसको सॉल्व करोगे बेटा 1000 अपॉन 11 भी हो सकता है, सो इट विल बिकम 90.9. तो ये क्या है यहाँ पर, ये आपका आ गया x की वैल्यू, यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आया अपना 90.9. जब 90.9 कॉस्ट प्राइस था तो वहां पर प्रॉफिट उसको कितना हुआ 10%. अब लॉस की बात करें तो सेम चीज यहाँ पर आप ले लो, लेस्ट कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पर y कर लेते हैं. लॉस कितना हुआ 10%, तो लॉस कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय y. तो सेम चीज हो जाएगी यहाँ पर, तो ये भी क्या आ जाएगा 0.1 y. यस और नो. अब इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा. यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करूंगी तभी मेरा सेलिंग प्राइस आएगा. कॉस्ट प्राइस है y, लॉस हो रहा है 0.1 y, सेलिंग प्राइस है 100. तो 1 माइनस 0.1 कितना होता है 0.9 होता है ना, विच इज इक्वल्स टू 100. 0.9 y इज इक्वल्स टू 100 यदि है तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.9. तो y इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 111.1 आएगा. तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस. तो पहला कॉस्ट प्राइस था 90.9, दूसरा कॉस्ट प्राइस है 111.1. तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना था अभी 100 प्लस 200, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 200. टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा अभी 90.9 प्लस 111.1, तो इट इज नियर अबाउट 0. 1 आ गया 2 आया 0 2, 202 रुपए. 202 रुपए कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 2, यानी 2 रुपए का नुकसान हुआ. पड़ी 202 में, हमने बेचा 200 में, so there is a loss of ₹2. अब हमको उसने परसेंटेज बोला है, राइट. तो 2 रुपए का लॉस इन 200 रुपीज, तो 100 रुपीज में कितना हो जाएगा 1 रुपए का, और 1 रुपए बोला तो दैट इज व्हाट, दैट इज 1% इन 100 रुपीज. तो हमारा लॉस परसेंट कितना होगा 1. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आपका करेक्ट आंसर आएगा 1% लॉस. आई थिंक दिस इज क्लियर हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. थोड़ा सा ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है. आप देखो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. हमको पता है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट लॉस, मीन, मीडियन, इस तरह के क्वेश्चंस आने ही है ना, आते ही है. तो आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट वन. ओके देखो पाई चार्ट, बार ग्राफ, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. यहाँ पर क्या बोला है, द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द शेयर्स of various power generation technologies in a total electricity generation of a country for the year 2007 and 2023. The renewable sources of electricity generation consist of hydro, solar and wind. Assuming that the total electricity generated remains same from 2007 to 2023, what is a percent increase पूछ रहा है in the share of renewable source of electricity generation over this period. हाइड्रो, सोलर और विंड, हाइड्रो, सोलर और विंड, ये तीनों पकड़ लिया आपने. तो 2007 में कितना परसेंट है 30 और 40% जनरेट हो रहा है ना. यहाँ पर भी हाइड्रो, सोलर और विंड, यानी ये वाला इतना वाला पार्ट. तो 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पर हम देख रहे हैं 65% हो रहा है. तो चेंज क्या है स्टूडेंट्स, चेंज है 40 से 65, यानी 25% का चेंज है. एम आई राइट. 65 40% से 65 तक जाना, यानी दैट इज इक्वल्स टू कितना चेंज है, दैट इज योर 40%, नहीं 25% चेंज है ना, बढ़ा हुआ है. यहाँ पर हमको क्या पूछा है, उसने हमको पूछा है परसेंट इंक्रीज,
कभी भी परसेंट इंक्रीज निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? परसेंट इंक्रीज बताना है तो स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू कितना इंक्रीज हुआ है अपॉन इनिशियल कितना था वो देखते हैं। तो इंक्रीज कितना हुआ है 25% देखा हमने। इनिशियल कितना है स्टूडेंट्स 40 था। सेकेंड वाला नहीं देखेंगे, पहला वाला देखेंगे 2007 में, है ना। इसका परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जीरो गया। 250 अपॉन 4, 250 अपॉन 4 करेंगे तो 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24, 1 आया, 4 2 ज़ा 10.5। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 62.5 आपका आंसर आना चाहिए कि क्या व्हाट द परसेंट इंक्रीज शेयर आएगा। तो दैट इज 62.5%. आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर एवरीवन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको पढ़ो, क्वेश्चन को क्या दिया है यहाँ पर। A cube is to be cut into 8 pieces, right? 8 pieces of equal size and shape. एक क्यूब है, इस तरह से है, राइट। एक क्यूब है, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं आया बट जस्ट यू कैन इमेजिन देयर, है ना। ये क्यूब नहीं दिख रहा एक्चुअली, बट चलो आप इमेजिन कर सकते हैं उसको। फिर क्या बोला है? कट इनटू 8 पीसेस ऑफ इक्वल साइज एंड शेप। ईच कट शुड बी स्ट्रेट एंड इट शुड नॉट स्टॉप अंटिल इट रीचेस द अदर एंड। द मिनिमम नंबर ऑफ सच कट्स। अब एक तो कट में ऐसे मारूंगी, इक्वल बोला है उसने, एक कट ऐसे होगा तो इसमें 2 पार्ट हो रहे हैं। इसने टोटल कितने बोला है? 8 इक्वल साइज होने चाहिए। दूसरा मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, देखो ये वाली 2 लाइन से खींच लिया, अभी इन दोनों को ले लिया तो कितना हो रहा है? 4 हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गया, ये हो गया। अभी मैं क्यूब को, उसकी जो ये ब्रेथ है ये वाली, यस, यहाँ से भी मुझे कट करना पड़ेगा ना। तो एक मैं कट यहाँ से मारूंगी इस तरह से, तो कितने पार्ट हो रहे हैं? 1 2 3 4 और नीचे के 5 6 7 8, तो कितने पीस हो गए? 8 पीस बोला है। तो हाउ मेनी कट इट शुड बी देयर? कम से कम हमको 8 कट्स देने पड़ेंगे। सो योर 3 कट्स देने पड़ेंगे। सो योर करेक्ट आंसर इज 3। सिंपल था, इसको थोड़ा समझना था और आपको इमेजिन करके ही करना था। यदि आप वो कर सकते हो तो यू कैन अटेम्प्ट, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हो। देखो ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, समझ जाए तो बहुत इजी है। मेन चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, एक बार समझ जाए तो बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? इन अ 4x4 array shown below, 4x4 का अरेंजमेंट है। ईच सेल ऑफ द फर्स्ट 3 रोज हैज ईदर अ क्रॉस और अ नंबर। ये पहले 3 रोज की बात कर रहा है। हर एक सेल को, ये सारे सेल है, ठीक है, या तो क्रॉस है या तो नंबर है। The number in a cell represents the count of immediate neighboring cells, और neighboring cells left, right, top, bottom, diagonals कुछ भी हो सकते हैं। Not having a cross, जिसपे क्रॉस नहीं है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यदि 1 को ले रही हूँ, ये वाला सेल ले रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर क्या है? 1। तो ये सेल के आसपास के सेल कौन से है? ये है, ये है और ये है, 3 है। इसमें से नंबर किसमें? एक में ही नंबर है, 2 में क्रॉस है, इसीलिए सेल का नंबर हमने क्या दिया? 1, क्योंकि एक में ही नंबर है। अब यदि मैं ये 5 ले लूँ, ये वाला सेल ले लूँ, चलो 5 नंबर नहीं लेना, ये सेल लिया। ये सेल के आसपास के नंबर सेल कौन से? देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये और ये। उसने अप डाउन डायगोनल सारे पूछे ना। इसमें से नंबर किसमें है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर वाले।
इसीलिए सेल में अंदर में क्या दिया है, 5 नंबर। समझ में आया? ठीक है। अब उसने क्या बोला है, गिवन दैट द लास्ट रो हैज नो क्रॉसेस, यहाँ पर एक भी क्रॉस नहीं है आखिरी वाले रो में। द सम ऑफ 4 numbers टू बी फिल्ड इन द लास्ट रो इज, यहाँ पे जो 4 नंबर फील्ड होंगे उनका सम पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर फील्ड होंगे उसने इतना तो बता दिया कि क्रॉस नहीं है वहां पर, राइट। तो यदि मैं ये सेल की बात कर रही हूँ पहले वाले, इसके नेबरिंग कौन सा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ क्रॉस नहीं है, उन्होंने बताया ना, यहाँ नंबर होगा, यहाँ पर भी नंबर है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कितने नंबर हो गए, 2, तो आएगा 2। अब यदि मैं ये वाला सेल ले लूँ, ये वाले सेल के आसपास के कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, कौन कौन सा सेल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है और ये है। कितने में लिखा हुआ है, एक ये है 1, ये 2, यहाँ पर भी रहेगा कुछ ना कुछ 3 और यहाँ 4, तो टोटल नंबर कितना आएगा यहाँ पर 4। अब ये वाला सेल ले लेते हैं, इसके आसपास के नंबर ये 1 2 3 4 5 सेल है, उसमें से 4 6 और यहाँ पर 1, ऐसे 3 नंबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और ये लास्ट सेल ले लो, इसमें 3 सेल है, इसके 1 2 और 3, उसमें से 2 में नंबर है, तो यहाँ पर कर देंगे 2। तो 2 + 4 + 3 + 2 कितना होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11, आंसर आता है 11। 11 दिया है क्या यहाँ पर, यस 11 दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस मच क्लियर एवरीवन? है ना, सिंपल था ना, सिर्फ आपको समझना था कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, क्या पूछा है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको एक्सेल में आए हुए थे। अभी 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे भी करेंगे क्योंकि वो मुझे कुछ अलग लगे, जो कि आपको बीटी के पेपर में आए हुए हैं। तो बीटी वाले क्वेश्चन देखो, पहला तो हमारा जो एक्सेल में था उसी तरह का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला, इंटेंसिटी। मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ड्राई, एरिड, parched is analogous to diet, fast and dash। ड्राई यानी सूखा, एरिड यानी बहुत ज़्यादा सूखा, है ना, और पार्च यानी बिल्कुल भी विदाउट वाटर वी कैन से। तो डाइट करना यानी कम खाना, फास्टिंग में और कम खाना, फास्ट से भी ज़्यादा क्या होगा जहाँ पर हम खाना नहीं खाते या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, टू बी नॉट टू टेक द फूड। स्टारवेशन, रिजेक्ट नहीं, फीस्ट यानी तो पार्टी हो जाती है ना, तो उसमें तो बहुत खाएंगे। डिनाई यानी मना करना, अगेन दिस भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर यहाँ पर स्टार्व ही आएगा। था ना सिंपल, इट वॉज वेरी सिंपल। नाउ वन मोर क्वेश्चन देयर, फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग सैंपल ऑफ नंबर्स, द मीडियन पूछा है। चलो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको इन नंबर्स को कैसे करना है, ऑर्डर में लगाना है। सबसे छोटा मुझे 9 दिख रहा है, उसके बाद 10, फिर 11, 11 2 है स्टूडेंट्स, फिर 13 14 15 17 18 और 69, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, एन हमारा कितना है 10। तो मीडियन निकालना है हमको, यदि इवन नंबर है, ये नहीं इवन नंबर है, इवन में जी मीडियन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 5 5 आधा आधा कर दिया तो बीच में तो कुछ रहेगा नहीं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 और n/2 + 1, है ना। तो n/2 कितना होगा, 10/2 दैट इज 5, और यहाँ पर n/2 + 1 का हो जाएगा 6, यानी 5वां और 6वां नंबर लेना है। 3 4 5, 5वां ये हो गया और 6वां 14 हो गया। सो 13 + 14 / 2 करेंगे, 4 5 6 7 27/2, आंसर कितना होता, 2 1 2 2 3 6 1 कैरी, 2 5 10 आएंगे, आंसर 13.5, और दिया है आपको यहाँ पर 13.5 ऑल्सो, राइट। इसी तरह से यदि यहाँ पर हमारे को इवन दिया है और नंबर दिया रहा तो डायरेक्टली n+1/2 करो, जो भी नंबर आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा, वो सिंपल हो जाता है, isn't it? Now the next one, देखो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अ रेक्टेंगुलर पेपर शीट ऑफ डायमेंशन 54 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज टेकन।
द टू लॉन्गर एजेस ऑफ द शीट्स, जो शीट की जो बड़ी एजेस होती है, जैसे ये हमारा शीट है फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर, है ना, यहाँ पर डायमेंशन बोला ये 54 है तो ये 4 है। अब ये जो टू लॉन्गर एजेस ऑफ द शीट्स आर जॉइन टुगेदर, उनको एक साथ में ज्वाइन कर दिया, ये लॉन्गर है इन दोनों को एक साथ में लेकर आया और क्या बना दिया, एक तरह से सिलेंडर बना गया, इजंट इट, ऐसा कुछ हो गया सिलेंड्रिकल ट्यूब। अ ट्यूब उस सरफेस एरिया, ऐसी ट्यूब जिसका सरफेस एरिया कैसा, इक्वल टू द एरिया ऑफ द शीट, इसका सरफेस एरिया और शीट का सरफेस एरिया सेम रहेगा क्योंकि उसी से बना है वो, isn't it? Then the ratio of volume of cylinder tube to the volume of the cube, वॉल्यूम पूछ रहा है। सबसे पहले हमको क्या दिया है, क्यूब का रेक्टेंगुलर शेप है तो ये लेंथ ले सकती हूँ, इसको ब्रेथ ले सकती हूँ। तो सबसे पहले यदि मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ शीट रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो कि हो जाएगा 54 इंटू 4, 4 4 16, 5 4 22, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया शीट का, है ना। उसके बाद में सिलेंडर बनाया उसने, तो यदि मुझे सिलेंडर का रेडियस निकालना है, यस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस अपॉन 2 पाई। सर्कमफेरेंस क्या आएगा यहाँ पर, जो आपका रेडियस आएगा, जो गर्थ जो रहेगी, है ना, ये वाला जो रहेगा ये आपका क्या आएगा, ये 4 रहेगा और ये जो पार्ट है ये आपका 54 रहेगा, तो सर्कमफेरेंस हमारी हो जाएगी 4। सो 4 अपॉन 2 पाई, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 2 अपॉन पाई हो गया रेडियस, ठीक है, ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो एरिया निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, हमको उसने बोला है कि सरफेस एरिया इक्वल है टू द सरफेस एरिया ऑफ द शीट। उसके पहले क्या मैं वॉल्यूम की बात करूंगी यहाँ पर, यस, वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई एज इट इज रहेगा, आर आर कितना था, रेडियस था मेरा शायद से 2 बाय पाई, तो 2 अपॉन पाई स्क्वायर, और हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, हाइट है उसकी 54, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 54, ये पाई और ये पाई स्क्वायर तो निकल जाएगा, 54 4 जा 216 आता है अपॉन पाई, ये क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ शीट। तो क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है, तो साइड क्यूब की 6 होगी, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना है 216, isn't it? ए विल बी व्हाट, साइड की लेंथ होगी, राइट, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 216 बाय 6, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, तो देयरफॉर ए विल बी व्हाट, ए विल बी 6। तो ए क्या आया मेरा, साइड लेंथ, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो साइड का लेंथ का ही क्यूब लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ए का क्यूब, यानी 6 का क्यूब लेंगे, 6 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 आता है 216। अब रेशियो बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 216 अपॉन पाई, और क्यूब का कितना है ये अभी देखा हमने, दैट इज 216, which is equals to 216 upon pi multiply by 1 upon 216, ये कट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या रहेगा 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई दिया है क्या ऑप्शन में, यस 1 अपॉन पाई दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओनली।
आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड के। देखो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं गेट के लिए, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। PYQ यदि आप सॉल्व कर रहे हो सीरियसली कि खुद सॉल्व करके देख रहे हो, लर्न हुए वाले नहीं, लर्न हो गए तो भी आप फिर से सॉल्व कर सकते हो। एंड यू आर प्रैक्टिसिंग मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। तो अगेन आपका जो यदि केमिस्ट्री आप यहाँ छोड़ रहे हो तो आपको एप्टीट्यूड से थोड़ा सा अपर एंड मिल जाएगा, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम एप्टीट्यूड के, बट आफ्टर दैट, लेकिन अभी हम रुकते हैं स्टूडेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, एक और बार जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आई कैन ऐड मोर एंड मोर वीडियोस। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ बच्चे आ रहे हैं तो हम भी कुछ अच्छी चीज़ें बच्चों के लिए लेकर आए, कुछ थियरी वाले वीडियोस भी लेकर आए। So that is there. So be there students, right? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर। एंड इफ एनी डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट? बाय एवरीवन, बाय बाय।